आयरलैंड के पश्चिम में एक ऐसा जंगल है जो किसी भी मानचित्र पर दिखाई नहीं देता। कहानियां कहती हैं कि यह खोए हुए लोगों को लुभाता है और उन्हें कभी जाने नहीं देता। जॉन इस समय इसमें भाग रहा है, रात होने से पहले बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। उसकी घड़ी बंद हो गई है और वह बार बार उसी स्थान पर आ रहा है। उन अनेक संकेतों का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है जिन पर अलग अलग संख्याओं के साथ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा हुआ है। अचानक पक्षियों का एक झुंड जॉन के ऊपर से उड़ता है क्योंकि उसे पता चलता है कि रात हो चुकी है, इसलिए वह छिपने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से शाखा टूट जाती है और वह गिर जाता है। डरा हुआ जॉन चाकू के लिए अपने बैग में जाता है, लेकिन एक रहस्यमय प्राणी प्रकट होता है और इससे पहले कि वह अपना बचाव कर पाता, वह उसे खींचकर ले जाता है। इस बीच शहर में अमेरिकी आप्रवासी और कलाकार मीना एक पालतू जानवर की दुकान पर काम करती है। एक दोपहर उसके बॉस ने उसे एक पक्षी से मिलवाया जिसे दूसरे शहर के चिड़ियाघर में ले जाना चाहिए और उसे यात्रा करने के लिए कहा। घर ले जाने से पहले मीना ने पक्षी का नाम डार्विन रखा। वह उसे बताती है कि आज उसकी मां की मृत्यु की 15वीं सालगिरह है, इसलिए आज रात वह भूलने के लिए बाहर जा रही होगी। वह विग लगाती है और लोगों से मिलने के लिए नकली नाम और नकली नौकरी के साथ बार में जाती है। अगली सुबह वह डार्विन से उसे जज न करने के लिए कहती है और समझाती है कि उसे ड्रेसअप खेलना पसंद है क्योंकि असली वह पसंद करने योग्य नहीं है। वह डिलीवरी करने के लिए अपनी कार में शहर छोड़ती है, ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरती है और केवल गैस के लिए रुकती है। यात्रा के दौरान उसे अपनी जुड़वां बहन का फोन आता है, लेकिन मीना नहीं उठाती और इसके बजाय ध्वनि मेल सुनती है। उसकी बहन मीना को अपनी मां के स्मारक पर न जाने के लिए बुलाती है और कहती है कि 15 साल हो गए हैं, इसलिए मीना को अपने परिवार से बचना बंद कर देना चाहिए। वॉइसमेल को भी नजरअंदाज करते हुए मीना जंगल के पास दर्जनों लापता लोगों के संकेतों पर ध्यान दिए बिना ही वहां से चली जाती है। कुछ क्षण बाद मीना जंगल पार कर रही है और इस क्षेत्र को नहीं पहचानती है। कार खराब होने से ठीक पहले उसका फोन और कार रेडियो खराब होने लगते हैं, जिससे मीना फंस जाती है। वह वाहन से बाहर निकलती है और उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का संकेत मिलता है, जिससे उसे लगता है कि पास में कोई रहता है। मीना अपना बैग और डार्विन को लेने के लिए कार में लौटती है, फिर वह मदद के लिए पुकारते हुए भटकने लगती है। कुछ नहीं होता और मीना वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन जब वह मुड़ती है तो कार जा चुकी होती है। अब उसके पास बाहर निकलने के लिए भटकते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब रात होती है, पक्षियों का एक झुंड अचानक उसके ऊपर से उड़ता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और तभी उसकी नज़र पास में दौड़ती हुई एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। हताश मीना उसके पीछे दौड़ने लगती है और उसे एक इमारत में प्रवेश करते हुए देखती है, जहां महिला उससे कहती है कि अगर वह जीवित रहना चाहती है तो वह तुरंत अंदर चली जाए। मीना बिल्कुल वैसा ही करती है और अंदर 2 और लोगों को खोजती है। बूढ़ी औरत का कहना है कि उसका नाम मैडलिन है और अन्य का नाम सियारा और डैनियल है। वे इस इमारत को द कॉप कहते हैं और वे जंगल में भी खो गए थे, इसलिए अब वे वहां छिपते हैं। समूह मीना को एक दर्पण वाली खिड़की के पास खींचता है क्योंकि मैडलिन समझाती है कि बाहर के प्राणियों को वॉचर्स कहा जाता है। वे हर रात उन्हें खिड़की से देखने आते हैं और सूर्यास्त तक चले जाते हैं। मैडलिन मीना को एक कदम आगे ले जाती है और दर्शकों को शो में स्वागत के रूप में ताली बजाते हुए सुना जा सकता है। इसके बाद मीना बैठ जाती है और अपनी मां के बारे में सोचते हुए शीशे वाली खिड़की की ओर देखती है। सुबह में दूसरों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए मीना मुर्गीगा से निकल जाती है। जैसे ही वह जंगल में घूम रही थी, उसने अपने नाम के बारे में फुसफुसाहट सुनी और दूर से एक लड़की को देखा जो उससे पूछ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। भयभीत होकर मीना दौड़ना शुरू कर देती है और एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वह एक विशाल जंगल के बीच में है जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। जब मीना वापस आती है, मैडलिन उसे बताती है कि उन सभी ने जाने की कोशिश की है लेकिन कोई नहीं जा सका। जंगल मतिभ्रम का कारण बनता है और व्यक्ति को पागल बना सकता है। संकेत कॉप से आधे दिन की यात्रा के आसपास एक घेरे में रखे गए स्थल चिन्ह हैं और वे एक सीमा के रूप में काम करते हैं। सीमा पार करने का अर्थ है कभी वापस न आना। ये चिन्ह प्रोफेसर नामक किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे। मीना के पास दूसरों के साथ कॉप में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शाम को डैनियल शो में मीना की वापसी की घोषणा करने के लिए भाषण देता है और सियारा वॉचर्स के लिए नृत्य करने के लिए कुछ संगीत बजाती है। उन्हें एक रियलिटी शो की कुछ डीवीडी मिली है, इसलिए बॉक्स के पीछे प्रोफेसर का नाम देखकर मीना उससे अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती है।
अगली सुबह समूह भोजन की तलाश में निकलता है और सियारा मीना को औषधीय पौधों को पहचानना सिखाती है। सियारा बताती है कि डैनियल को अक्सर सिरदर्द होता है और जॉन के अनुसार उसे सियारा पसंद है। जॉन सियारा का पति है और 6 दिन पहले चला गया था, लेकिन तब से उन्होंने उससे कुछ नहीं सुना है। सियारा मैडेलिन के सिद्धांत को भी साझा करती है, जो कहती है कि किसी दर्शक को देखना किसी को पागल कर सकता है। फिर वह मीना को एक बिल दिखाती है, समझाते हुए कि पूरे जंगल में उनका एक झुंड है। वे सुरंगों की एक प्रणाली में भूमिगत रूप से जुड़े हुए हैं और दिन के दौरान पहरेदार यहीं रहते हैं। मीना को आश्चर्य हुआ। सियारा ने स्वीकार किया कि वह और जॉन लगभग 5 महीने पहले यहां आए थे, हालांकि वह गिनती भूल गई थी और वास्तव में निश्चित नहीं है। बाद में दोपहर के भोजन के दौरान मैडेलिन मीना को जीवित रहने के नियम सिखाती है। उन्हें कभी भी दर्पण की ओर पीठ नहीं करनी चाहिए, अंधेरा होने के बाद कभी दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, बिल के पास नहीं जाना चाहिए और हमेशा प्रकाश में रहना चाहिए। ये तीनों मिलकर काफी डरावने तरीके से नियमों का पाठ करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मीना खुद को रियलिटी शो देखने और अपनी नोटबुक पर स्केच बनाने में व्यस्त रखने की कोशिश करती है। शाम को वह दर्पण को देखती है और बाहर कुछ आवाजें सुनती है, लेकिन उसे संदेह होता है। एक रात वह बहुत जल्दी बिस्तर पर चली जाती है और जीव बाहर दहाड़ने और चिल्लाने लगते हैं, इसलिए मैडेलिन उसे तब तक दर्पण में घूरती रहती है जब तक वे शांत नहीं हो जाते। कुछ समय बाद डैनियल जानवरों के लिए उनके जाल की जांच करने जाता है और उल्लेख करता है कि वह जॉन के साथ शिकार करता था। मीना आती है और जंगल में उस छोटी लड़की को देखती रहती है। डैनियल बताते हैं कि मैडेलिन एक विश्वविद्यालय शिक्षक हुआ करती थी, इसलिए उन्हें लगता है कि वह ये सब जानती हैं। वह यहाँ 8 महीने से है और मीना को यह अजीब लगता है कि उसने कभी कोई चौकीदार नहीं देखा। डैनियल और मीना दोनों स्वीकार करते हैं कि उन्हें मैडेलिन की कहानी पर संदेह है और मीना ने डैनियल के डरावने विरोध को नजरअंदाज करते हुए बिल में जाने का प्रस्ताव रखा। डैनियल द्वारा पकड़ी गई रस्सी का उपयोग करके मीना एक बिल में उतरती है और लाइटर के साथ चारों ओर देखती है। उसे ढेर सारी परित्यक्त वस्तुएं मिलती हैं, जिसमें 1992 का एक अखबार, एक वीडियो कैमरा और एक आलीशान खरगोश शामिल है। एक साइकिल भी है जिसे मीना रस्सी के माध्यम से डैनियल तक भेजती है। उसी समय उसे अंधेरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और मीना डैनियल को बुलाती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता है। अचानक 6 अंगुलियों वाला एक हाथ धीरे धीरे एक अजीब भाषा बोलते हुए अंधेरे से बाहर निकलता है और मीना फिर से चिल्लाती है। इस बार अंततः रस्सी वापस मिल जाती है। कुछ क्षण बाद मीना सियारा और मैडेलिन को वे सभी चीजें दिखाती है जो वे छेद से बाहर लाए थे और कहती है कि उन्हें वे एक बड़ी चट्टान के नीचे मिली थीं। मीना सोचती है कि साइकिल उन्हें भागने में मदद कर सकती है, लेकिन मैडेलिन सहमत नहीं है और वह बता सकती है कि मीना ने कुछ देखा है। वह उससे इसके बारे में पूछती रहती है, लेकिन मीना इससे इनकार करती है। इस बीच डैनियल कैमरे को कॉप के पावर स्रोत से जोड़ता है और समझाता है कि प्रोफेसर ने इसे उस समय स्थापित किया होगा जब उसने ये जगह बनाई थी। टीवी को भी कनेक्ट करके अब उनके पास एक बुनियादी निगरानी प्रणाली है। उस रात समूह मेज पर स्क्रीन पर कुछ दिखाई देने का इंतजार कर रहा था। अचानक सियारा को एक शोर सुनाई देता है और जैसे ही कोई दरवाजा खटखटाता है तो उसके पैर कैमरे पर दिखाई देते हैं। वह व्यक्ति बात करता है और सियारा जॉन को सुनने के लिए उत्साहित होती है, जो उनसे उसे अंदर आने देने के लिए विनती करता है। मैडेलिन तुरंत इसे मना करती है और सियारा को याद दिलाती है कि वॉचेस उन्हें लुभाने के लिए चालें खेल सकते हैं। जबकि जॉन गिड़गिड़ाता रहता है और कहता है कि उसे चोट लगी है। एक बहस शुरू हो जाती है, जिसके दौरान मैडेलिन मीना और डैनियल को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है कि उन्होंने एक बिल के साथ खिलवाड़ किया है। सियारा अभी भी अपने पति को बचाना चाहती है, इसलिए मैडेलिन उससे कुछ ऐसा पूछती है जो केवल वही जानता होगा। दुर्भाग्य से जॉन को यह याद नहीं है कि मैडेलिन कौन सी किताब पढ़ रही है, भले ही उन्होंने इसे एक साथ खरीदा हो, क्योंकि यह उसे उसकी याद दिलाती थी। अभी भी इनकार में सियारा ने जॉन से अपना चेहरा कैमरे पर लाने के लिए कहा। उसी समय जॉन स्क्रीन पर आता है और घसीटे जाने से पहले मदद मांगता है। तभी कैमरे से कोई चीज टकराती है जिससे वह टूट जाता है। समूह शीशे के सामने खड़ा होने के लिए दौड़ता है, जबकि बाहर का उग्र दर्शक उस पर बार बार तब तक वार करता है जब तक कि वह टूट न जाए। अगली सुबह मैडेलिन ने वॉचेस को शांत करने की उम्मीद में साइकिल को वापस बिल में फेंक दिया। मीना ने वादा किया कि उसने नियम तोड़ दिए हैं। बिल में साइकिल अंधेरे में घसीट ली जाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे एक युवा मीना अपनी बहन और अपनी मां के साथ कार की सवारी पर थी, जिससे पता चलता है कि जंगल में छोटी लड़की उस समय जुड़वां बच्चों की तरह दिखती थी।
मीना नियम तोड़ती रही और इससे उसकी मां के साथ बहस शुरू हो गई, जिसने खिड़की को बंद करने के लिए मजबूर किया और मीना की उंगलियां पकड़ लीं। उसकी चीख से उसकी मां का ध्यान भटक गया और इससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वर्तमान में मीना उन पेड़ों को चिन्हित करने से पहले संकेतों और टिप्पणियों को स्केच करना जारी रखती है जिन पर वह पहले ही जांच कर चुकी है कि जंगल उसके दिमाग से खेल रहा है। सप्ताह बीतते जा रहे हैं, जिससे दिन ठंडे और छोटे होते जा रहे हैं। हर कोई बचने की सारी उम्मीद खो चुका है और टूटने लगा है। मीना ने मैडलिन को डैनियल पर टूट पड़ते हुए सुना, उसे डांटा क्योंकि उसने कुछ समय में कुछ भी नहीं पकड़ा था और वे जल्द ही भूखे मर सकते थे। कॉप में सियारा रियलिटी शो देखकर सभी झगड़ों को नजरअंदाज कर देती है और मीना फर्श पर डूडलिंग करती रहती है। अचानक वह मुड़ती है और देखती है कि सियारा चली गई है। मीना जंगल में भागती है और सियारा को एक बिल के किनारे पर खड़ा पाती है, जॉन के साथ फिर से खुद को हटाने पर विचार कर रही है। उसी समय उन्हें एक चीख सुनाई देती है और वे शोर का पीछा करते हुए डैनियल को मैडलिन को बांधते हुए पाते हैं। वह कहती है कि डैनियल ने अपना दिमाग खो दिया है, लेकिन डैनियल ने कॉप में वापस भागने से पहले अभी घोषणा की कि वे अपने नियमों के अनुसार खेल रहे हैं। सियारा उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन मीना मैडलिन को छुड़ाने के लिए वहीं रुक जाती है। बाद में दोनों दरबे में वापस भागे, तभी पता चला कि डैनियल और सियारा ने दरवाजा बंद कर दिया है। पक्षी उनके चारों ओर उड़ना शुरू कर रहे हैं, इसलिए उनके पास भागने और जालों में से एक के अंदर छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसमें सड़ांध की गंध है जो उनकी गंध को छिपा सकती है। जब सियारा और डैनियल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अंततः एक चौकीदार जाल के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन वह महिलाओं का पता नहीं लगा पाता है और कॉप की ओर भाग जाता है। ये पूरी ऊंचाई पर खड़ा होता है और दहाड़ता है और अधिक प्रभावशाली दर्शकों को बुलाता है। जब वे कॉप के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो डैनियल उन्हें बताता है कि उनमें से 2 गायब हैं, इसलिए वॉचर्स लापता महिलाओं की तलाश में जाते हैं। कॉप के आसपास का क्षेत्र साफ होने पर मीना और मैडलिन दरवाजे की ओर दौड़ते हैं और दया की भीख मांगते हैं। मीना ने कहानी साझा करना शुरू किया कि कैसे उसने अपनी मां की मृत्यु का कारण बना और वह उस अपराध बोध के साथ कैसे नहीं जी सकती, और डैनियल को बताया कि वह उसी गलती से परेशान होगा। आखिरकार दरवाजा खुलता है और दोनों उसे फिर से बंद करने से पहले अंदर भाग जाते हैं। मैडलिन तुरंत डैनियल को डांटती है और कहती है कि उसे महीनों पहले उसे मार देना चाहिए था, लेकिन अब वॉचर्स से निपटना अधिक महत्वपूर्ण है। समूह दर्पण के सामने खड़ा है और मैडलिन बताती है कि वह लोककथाएं और पौराणिक कथाएं पढ़ाती थी। वह अनुसंधान के लिए जंगल में आई थी और अपनी पहली रात में उसने एक चौकीदार को देखा जो उसके विकृत संस्करण जैसा लग रहा था। वॉचर्स कई क्लासिक कहानियों में हैं और उन्हें चेंजलिंग्स या परियों के रूप में भी जाना जाता है। वे मनुष्यों का अध्ययन करते हुए उन्हें देखना चाहते हैं और अंततः वैसा ही बन जाते हैं। अचानक एक चौकीदार मदद की भीख मांगने के लिए सियारा की आवाज की नकल करते हुए दरवाजा खटखटाने लगता है। जल्द ही अधिक वॉचर्स कॉप पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, इंसानों की आवाज की नकल करके उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। समूह द्वारा दरवाजे के सामने एक मेज को धकेलने के बाद उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है और कालीन के नीचे फर्श पर एक वर्ग दिखाई देता है। जैसे जैसे वॉचर्स बाहर अधिक आक्रामक होते जाते हैं, डैनियल तब तक चौक पर हमला करता है जब तक कि वह खुल न जाए और उन्हें एक बनकर मिल जाए। समूह तुरंत डार्विन के साथ नीचे चला जाता है और वॉचर्स के कॉप में घुसने से ठीक पहले हैच को बंद कर देता है। जब वे लाइटें जलाते हैं तो उन्हें वह जगह मिल जाती है जहां प्रोफेसर काम करते थे। ये फाइलों, किताबों और भोजन से भरा है जो उन्हें लंबे समय तक जीवित रखेगा। वहां एक बहुत पुराना कंप्यूटर भी है जिसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लेकिन मीना को वीडियो डायरी प्रविष्टियों की एक श्रृंखला मिली जो 2009 में शुरू हुई थी। प्रोफेसर रोरी बताते हैं कि वह उन प्राणियों से कितने आकर्षित हैं जो उन्हें खिड़की से देखते हैं। प्रत्येक वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे रोरी धीरे धीरे अपना दिमाग खो रहा है और अंततः वह स्वीकार करता है कि जिन लोगों को उसने कॉप बनाने के लिए काम पर रखा था उन्हें वॉचर्स द्वारा हर दिन मार दिया जाता था। एक अन्य वीडियो में उन्होंने बताया कि एक चौकीदार उन्हें एक छोटी लड़की के रूप में दिखाई दिया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या मनुष्य उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अगली रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि रोरी थी एक चौकीदार को पकड़ने में सक्षम और उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन प्राणी गुस्से में था। आखिरी वीडियो 300वें दिन रिकॉर्ड किया गया था और रोरी ने हार स्वीकार कर ली थी। उसने वॉचर को मारने और स्वयं को नष्ट करने की योजना बनाई, लेकिन पहले उसके पास एक संदेश था कि अगर किसी को यह मिल जाए। उसने चिन्ह 134 के पार नदी पर एक नाव छोड़ दी जिसे पक्षियों का अनुसरण करके पाया जा सकता है।
रोरी ने दर्शक से विश्वविद्यालय में उसके कार्यालय में जाने और उसकी सभी चीजें नष्ट करने के लिए भी कहा। रिकॉर्डिंग में शॉट सुनते ही मीना रोने लगती है। समूह सहमत है कि वे सुबह नाव पर निकलेंगे और सियारा जश्न मनाने के लिए कुछ संगीत बजाता है। वह डैनियल को अपने साथ नचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब डैनियल उसे बताता है कि वह अपने अपमानजनक पिता से बचने के बाद जंगल में खो गया है तो वह उदास हो जाता है। सियारा ने उससे वादा किया कि जब वे अंततः भाग जाएंगे और वे गले मिलेंगे तो वह उसके साथ रह सकता है। अगली सुबह समूह मीना के निशानों का अनुसरण करता है जब तक कि उन्हें चिन्ह 134 नहीं मिल जाता। वहां उन्होंने डार्विन को मुक्त कर दिया और जंगल में उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्हें एक पत्थर का चिन्ह मिलता है और मैडेलिन बताती है कि इंसानों के खिलाफ युद्ध हारने के बाद परियों को यहीं कैद किया गया था। तब से वे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पंख और जादू खो दिया है, इसलिए अब वे सूरज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे जैसे समूह चलता रहता है, मीना आसपास की छोटी लड़कियों को देखती रहती है। जल्द ही बारिश होने लगती है और पक्षी रात होने की घोषणा करते हुए उनके चारों ओर उड़ने लगते हैं। समूह वॉचर्स को आते हुए सुन सकता है, इसलिए वे नदी तक पहुंचने तक जल्दी करते हैं। सभी महिलाएं नाव पर चढ़ने में सफल हो जाती हैं, लेकिन डैनियल जॉन की आवाज सुनता है और रुक जाता है। कुछ सेकंड बाद डैनियल जॉन को किनारे पर खींचता हुआ दिखाई देता है और सियारा उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है कि यह वास्तविक नहीं है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। नकली जॉन रूप बदलता है और डैनियल को अपने पंजों से मार देता है। फिर इसका शरीर खाली हो जाता है क्योंकि अधिक दर्शक तीनों को घूरने के लिए घेर लेते हैं क्योंकि वे दूर जा रहे होते हैं। मैडेलिन दूसरों से कहती है कि वे चिंता न करें क्योंकि वॉचर्स जंगल नहीं छोड़ सकते। सुबह में महिलाएं और डार्विन अंततः एक पुल ढूंढते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं। बस के गुजरने तक इंतजार करते हैं। शुक्र है कि ड्राइवर ने उन्हें अंदर जाने दिया और शहर लौटने पर वे आराम कर सकते हैं। बाद में जब मीना नहाती है तो उसे अपनी मां की मृत्यु याद आती रहती है। वह बीच सड़क पर पड़ी हुई थी और उसकी बहन उसके चेहरे पर चोट के निशान दिखाते हुए उसे बुलाती रही। अगले दिन मीना रोरी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए विश्वविद्यालय जाती है, ये दिखाते हुए कि वह उसकी भतीजी है। वह कॉप के लिए ब्लूप्रिंट, वॉचर्स पर एक शोध पत्र का पहला मसौदा और रोरी के कुछ शोध के साथ एक टेप रिकॉर्डर की खोज करती है जो एक सचित्र स्क्रॉल का अनुसरण करता है। युद्ध से पहले परियां मनुष्यों के साथ मित्र और कभी कभी साथी के रूप में शांतिपूर्वक रहती थीं। उन जोड़ों ने आधे अधूरे बच्चों को जन्म दिया जो सूरज के नीचे चल सकते थे और रोरी ने सोचा कि वे अभी भी इंसानों के रूप में समाज में छिपे रह सकते हैं। मीना कला के एक विशाल टुकड़े को देखती है और उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो उसे सदमे में डाल देती हैं। शाम को मीना सियारा से मिलने जाती है और उसे मिली तस्वीरें दिखाती है, जिससे पता चलता है कि मैडेलिन रोरी की पत्नी थी। हालांकि 2001 में फेफड़ों के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। मीना का मानना है कि रोरी ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए अपने द्वारा पकड़े गए वॉचर का उपयोग करने की कोशिश की, फिर वह वॉचर मैडेलिन बन गया जिससे वे मिले थे। उसी समय घर पर एक कार आती है और असली सियारा प्रकट होता है, जिसका अर्थ है कि मैडेलिन वॉचर पूरे समय मीना के लिए सियारा होने का नाटक करता रहा है। असली सियारा घर में प्रवेश करती है और जॉन बनने से पहले वॉचर छत पर रेंगता है, अपनी आवाज का उपयोग करके सियारा का ध्यान भटकाता है और उसे बेहोश कर देता है। मीना भागने की कोशिश करती है, लेकिन चौकीदार उसे पकड़ लेता है और इंसानों के बारे में शिकायत करते हुए और डैनियल का रूप लेते हुए उसे इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। मीना के गिरते ही एक दर्पण टूट जाता है और वह बचाव के लिए एक टुकड़ा पकड़ लेती है, लेकिन चौकीदार उसे जंगल से भागने में मदद करने के लिए धन्यवाद देते हुए बस उसे चारों ओर खींच लेता है। फिर वॉचर बाहर चला जाता है और मैडेलिन का रूप धारण कर लेता है, ये समझाते हुए कि वह हमेशा जंगल छोड़ना चाहता था क्योंकि अन्य वॉचर्स ने सूरज के नीचे चलने में सक्षम होने के लिए उसका मजाक उड़ाया था। उन्होंने इसे डेवोका और विरूपता कहा, इसलिए ये रोरी के पास गया और उम्मीद की गई कि वह इसे भागने में मदद करेगा। हालांकि जब रोरी ने इसे शूट करने की कोशिश की तो वॉचर ने पहले उसे मार डाला। कुछ ही सेकंड में वॉचर रोरी और फिर मीना में बदल जाता है, उसे मारने और उसके शरीर को लेने के लिए असली को गर्दन से पकड़ लेता है। मीना कबूल करती है कि रोरी के पास एक रहस्य था और वॉचर उससे बात करने के लिए छोड़ देता है, जिससे उसे आधे खून के बारे में पता चलता है और पता चलता है कि वहां इंसानों के बीच उनमें से कितने अधिक छिपे हुए हैं। वॉचर को पता चलता है कि मैडेलिन के रूप में रहते हुए वह अपने मिश्रित रक्त के कारण मानवीय भावनाओं को महसूस करने में सक्षम था और अचानक उसका शरीर पंखों को प्रकट करने के लिए बदल जाता है। वह छत पर उतरने के लिए उड़ता है और मीना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि उसके उड़ने से पहले वह इस बारे में सही है कि उसकी तरह के और भी कुछ होंगे।
बाद में मीना ने सियारा की जांच की, जो सौभाग्य से ठीक है। कुछ समय बाद मीना आखिरकार सुलह करने के लिए अपनी बहन और उसके बच्चों से मिलने जाती है। वह जंगल में अपना अनुभव भी साझा करती है और बताती है कि उसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैडलिन वॉचर भीड़ में छिपकर उसे देख रहा है। यह अलग अलग रूप लेती है, लेकिन सबसे आम वह छोटी लड़की है जिसे रोरी ने देखा था। खिड़की पर डार्विन सड़कों को देखता है और चौकीदार उसे घूरता है।